पश्चिमी एशिया के आसमान में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें और बंद कमरों में दो बड़े नेताओं और एक अरबपति के बीच की फोन कॉल और भारत के किसी गांव में खड़ा एक परेशान गन्ने का किसान। बिल्कुल। मतलब पहली नजर में अगर आप देखें ना, तो इन बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अलग अलग दुनिया की खबरें हैं। सही कह रहे हैं आप। अक्सर न्यूज में ये चीजें अलग अलग ही पढ़ाई जाती हैं। हाँ, लेकिन आज की इस चर्चा में, इस डीप डाइव में, मैं और मेरे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हम ये साबित करने वाले हैं कि ये सारी घटनाएं एक ही अदृश्य तार से जुड़ी हुई हैं। हम द हिंदू समाचार पत्र के विश्लेषण और कुछ बहुत ही अहम दस्तावेजों को डिकोड करेंगे। और यही तो भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, दुनिया एक बहुत ही जटिल जाले की तरह है। जब एक सिरे पे कोई हलचल होती है तो कंपन पूरे जाले में होता है ना? बिल्कुल, कंपन हर जगह महसूस होता है। कोई भी घटना आइसोलेशन में, मतलब अकेले नहीं घटती। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है। हम समझेंगे कि कैसे मीलों दूर दागी गई एक मिसाइल भारत के किसी कारखाने का पहिया रोक सकती है और कैसे कूटनीति से लेकर चंद्रमा की मिट्टी तक की कहानियां आपस में गुंथी हुई है। तो चलिए सबसे पहले पश्चिमी एशिया चलते हैं। अगर हम आज के यानी 29 मार्च 2026 के दस्तावेजों को देखें तो स्थिति सच में बहुत नाजुक है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। क्या ये कोई आम हमला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सिर्फ एक दो गोलों की बात नहीं कर रहे हैं। बाकायदा 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन्स दागे गए हैं। वेट, 29 ड्रोन एक साथ? जी हाँ, और इस हमले में 15 अमरीकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। और बात सिर्फ सऊदी अरब की नहीं है। ईरान का दावा है कि उसने यूएई में एक बहुत ही अहम एंटी ड्रोन सिस्टम को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ओ बाप रे! और ये तो सिर्फ एक मोर्चा है। इसी इलाके में इजराइल लिबनान सीमा पर भी तो तनाव चल रहा है। बिल्कुल। वहां इजरायली हवाई हमलों में अल मनार न्यूज नेटवर्क के 3 पत्रकारों की जान चली गई है। और तो और वेस्ट बैंक में एक पूरी सीएनएन टीम पर हमला हुआ है। और अगर थोड़ा दक्षिण में देखें तो यमन से हूतियों ने भी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। मतलब ये पूरा इलाका ही जल रहा है। देखिए, ये सब इशारा कर रहा है कि अब युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जा रहा है। पत्रकारों पर हमला, एंटी ड्रोन सिस्टम्स का नष्ट होना, ये एक टोटल वॉर वाली स्थिति है। और जब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में ऐसी आग लगती है ना, तो उसकी तपिश हमारे बाजारों तक भी पहुंचती है। एग्जैक्टली। और यहीं से हम भारत की अर्थव्यवस्था पर आते हैं। मुझे याद आ रहा है, अर्थशास्त्र में हम एक वाटर बेड इफेक्ट की बात करते हैं। हाँ, वो पानी के गड्ढे वाला उदाहरण। हाँ, कि अगर विशाल पानी के गड्ढे के एक कोने में कोई भारी चीज गिरे तो दूसरे कोने में भी भारी हिचकोले आते हैं। मार्च 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट बिल्कुल यही बता रही है। इस युद्ध की वजह से हमारी आर्थिक गति में एक स्लोडाउन आ गया है। ऊर्जा महंगी हो गई है। और खाड़ी देशों से जो भारतीय पैसे भेजते हैं यानी रेमिटेंस, उसमें भी भारी गिरावट आई है। देखिए, इस वाटर बेड इफेक्ट के असली मैकेनिज्म को समझना होगा। होता क्या है कि जब हॉर्मुज जलबगुरु मध्य या लाल सागर के पास मिसाइलें गिरती हैं, तो जो मालवाहक जहाज हैं, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि जोखिम बढ़ गया। बिल्कुल। और माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से आयात निर्यात वाली हर चीज महंगी हो जाती है। इसीलिए भारत के वस्त्र, चमड़ा और रत्न आभूषण जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स सबसे ज्यादा परेशान हैं। लेकिन यार, इन आर्थिक आंकड़ों में ना मुझे एक चीज बहुत खटक रही है। क्या? रिपोर्ट में लिखा है कि देश में बिजली जनरेशन में 5.3% की गिरावट आई है। 5.3% बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब कारखाने कम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वही रिपोर्ट कह रही है कि घरेलू बाजार में मांग मजबूत है। अगर उद्योग बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बाजार में मांग मजबूत कैसे है? ये तो सीधा विरोधाभास है। विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में ये भारतीय अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति है। जो 5.3% की गिरावट है, वो भारी उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई मंदी को दिखाती हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। अच्छा। लेकिन भारत का जो अपना घरेलू बाजार है, वो सर्विस सेक्टर, रिटेल और खेती की आय पर चलता है। जब तक रोजमर्रा की चीजों की खपत होती रहेगी, एक कृत्रिम मांग बनी रहेगी। इसे आप अर्थव्यवस्था का शॉक एब्जॉर्बर कह सकती हैं। ओहो, शॉक एब्जॉर्बर। लेकिन ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, है ना? नहीं, लंबे समय तक ये टिकाऊ नहीं होता। खैर, शॉक एब्जॉर्बर की बात चली है तो एक अच्छी खबर भी है इस रिपोर्ट में। इतनी मिसाइलों की बारिश के बीच हमारे 2 एलपीजी जहाज BW टायर और BW एल्म होर्मुज जल डमरू मध्य से बिल्कुल सुरक्षित निकल आए।
इसे सिर्फ अच्छी खबर कहना कम होगा, ये एक बहुत बड़ी सामरिक जीत है। हुर्मुज दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। वहां से सुरक्षित निकलने का मतलब है कि भारतीय नौसेना की जो साइलेंट डिप्लोमेसी है वो काम कर रही है। सही बात है। युद्ध के बीच से अपनी ऊर्जा निकाल लाना छोटी बात नहीं है। वैसे कूटनीति या डिप्लोमेसी से मुझे एक और बात याद आई। जब हम बड़ी डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो दिमाग में दो देशों के नेता आते हैं जो बंद कमरे में नीतियां बना रहे हों, लेकिन 24 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, वो फोन कॉल वाला मामला। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक बहुत अहम फोन कॉल हुई, लेकिन इस कॉल में एक तीसरी रहस्यमयी उपस्थिति भी थी, एलन मस्क की। ये सच में कूटनीति के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। आमतौर पर दो राष्ट्राध्यक्षों की बात में सिर्फ अधिकारी होते हैं। किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट इंसान का वहां होना एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है। और मजे की बात देखिए, भारत सरकार ने न तो हाँ कहा न ना कहा। व्हाइट हाउस ने मान लिया कि मस्क थे, पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। मतलब क्या एलन मस्क अब एक शैडो डिप्लोमेट बन गए हैं? मैं इसे शैडो डिप्लोमेट की जगह कॉर्पोरेट स्टेट क्राफ्ट कहूंगा। देखिए, आज के वक्त में कुछ टेक कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनका बजट कई देशों की जीडीपी से बड़ा है। उनके पास स्टारलिंक जैसी अपनी सैटेलाइट प्रणालियां हैं जो युद्धों की दिशा तय कर रही हैं। एग्जैक्टली। तो ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये मानना पड़ेगा कि अब टेक कंपनियां सिर्फ नियम मानती नहीं है, वे नियम बनाने वालों के साथ मेज पर बैठती हैं। लेकिन जब ये ताकतवर लोग ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की नीतियां बनाते हैं ना, तो जमीन पर उसका असर बहुत अलग होता है। एक उदाहरण देती हूँ। सरकार ने नीति बनाई एथनॉल ब्लेंडिंग की। हाँ, जो कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। कागज पर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? गन्ने के किसानों का बकाया एक ही साल में 32 गुना बढ़ गया। 2024-25 में ये बकाया सिर्फ 34 करोड़ रुपए था और 2025-26 में ये उछलकर 16,087 करोड़ रुपए हो गया। ये बहुत ही भयंकर आंकड़ा है और इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। मुझे तो ये किसी बुरे मजाक जैसा लग रहा है। मतलब आपने एक बहुत बड़ा केक बेक किया, देखा कि कोई खा नहीं रहा, तो उसे कार की ईंधन में बदल दिया, लेकिन उस किसान को पैसे देना ही भूल गए जिसने गेहूं उगाया था। हाँ, उपमा बहुत अच्छी है, लेकिन तकनीकी तौर पर हुआ ये कि चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया, तो सरकार ने मिलों से कहा कि अतिरिक्त गन्ने से एथेनॉल बनाओ। मिलों ने बना भी लिया, लेकिन तेल विपणन कंपनियों से जो पैसा मिलने का चक्र है वो बहुत धीमा है। ऊपर से एथेनॉल के भंडारण में बहुत पैसा लग गया। इससे मिलों के पास वर्किंग कैपिटल यानी नकद पैसे की कमी हो गई। और जब मिलों के पास पैसा नहीं होगा तो वो सबसे कमजोर कड़ी का पैसा रोक लेंगी, यानी किसान का। वही तो, मतलब नीति ऊपर से सही थी, लेकिन जमीन पर आकर उसका कार्यान्वयन पूरी तरह चरमरा गया। बिल्कुल। और ये लास्ट माइल डिलीवरी वाली जो समस्या है ना, ये सिर्फ खेती में नहीं है। आप बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य को देख लीजिए, वहां ये समस्या जानलेवा हो जाती है। बुनियादी ढांचे से याद आया, अभी हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। पीपीपी मॉडल पर बना ये बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ज्यूरिक एयरपोर्ट की भी भागीदारी है इसमें। हाँ, और इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। 12 मिलियन यात्री से शुरू करके 70 मिलियन तक ले जाना। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है जोजिला दर्रा, जो लद्दाख को कश्मीर और कारगिल से जोड़ता है। हाँ, रणनीतिक रूप से जोजिला दर्रा तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन नोएडा एयरपोर्ट के मामले में एक अजीब चीज है। इतने भव्य हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया, लेकिन वहां से उड़ानें कब शुरू होंगी इसकी कोई घोषणा ही नहीं हुई है। ये तो है। मतलब बिना विमानों के हवाई अड्डे का उद्घाटन, ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने बिना छत बनाए गृह प्रवेश की दावत दे दी हो। देखिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में अक्सर निर्माण पूरा होना और ऑपरेशंस शुरू होना अलग अलग चीजें होती हैं। एटीसी का कैलिब्रेशन, एयरलाइंस के समझौते, इनमें महीनों लगते हैं। हाँ, पर आम इंसान के लिए तो वो ईंट पत्थर की इमारत ही है ना, जब तक जहाज ना उड़े। आपकी बात बिल्कुल सही है। बुनियादी ढांचे का असली मतलब तब है जब लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, और इसी देरी की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र में तो सच में मौतें हो रही हैं। आप उस नई हृदय रोग वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, भारत में सालाना 28.6 लाख मौतें केवल हृदय रोग से हो रही हैं, और रिपोर्ट साफ कहती है कि सबसे बड़ी वजह बीमारी नहीं बल्कि दूरी है। दूरी? हाँ, ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक केंद्रों पर ईसीजी मशीन तक नहीं है, और हार्ट अटैक आने पर जो कैथ लैब चाहिए होती है जान बचाने के लिए, वो औसतन 55 किलोमीटर दूर है। ओह माय गॉड, 55 किलोमीटर!
मेडिकल साइंस में तो वो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है ना? बिल्कुल, शुरुआती 1 से 3 घंटे। अगर उस बीच एंजियोप्लास्टी हो जाए तो जान बच सकती है। लेकिन अगर अस्पताल 55 किलोमीटर दूर है और गांव की सड़कें खराब है तो वो गोल्डन आवर तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। यहीं पर हमारा विकास का मॉडल सवालों के घेरे में आता है। सच में ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम 70 मिलियन क्षमता वाला चमचमाता हवाई अड्डा बना रहे हैं जहां से कोई जहाज नहीं उड़ रहा, और दूसरी तरफ 55 किलोमीटर की दूरी तय ना कर पाने की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये संसाधनों की जो लड़ाई है, ये सिर्फ जमीन पर नहीं, समाज और राजनीति में भी गहराई तक है। अगर आप सामाजिक बदलावों के दस्तावेज देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया है। अच्छा, चिंता आनंद केस वाला फैसला? जी, अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा केवल उन लोगों तक सीमित है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो अगर कोई धर्मांतरण करता है, किसी और धर्म में जाता है, तो क्या होगा? तो वो अपना एससी दर्जा और उसके सारे लाभ खो देगा। यह फैसला 1950 के संविधान आदेश पर आधारित है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका ऐतिहासिक आधार यह है कि एससी आरक्षण अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए दिया गया था, जो कुछ खास धर्मों की जाति व्यवस्था का हिस्सा रही है। अदालत मानती है कि धर्मांतरण के बाद इंसान उस व्यवस्था से बाहर निकल जाता है। समझ गए। और जाहिर है इसके राजनीतिक परिणाम तो होंगे ही। बिल्कुल होंगे। राजनीति की बात करें तो अभी चुनाव का माहौल भी तो चरम पर है। तमिलनाडु में डीएमके ने अपने 164 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल दी है, जिसमें स्टालिन और उदयनिधि दोनों हैं। असम में बीजेपी सीटें बढ़ने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्मागर्मी बंगाल में है। हाँ, अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच डेमोग्राफिक चेंज या जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, बंगाल में ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो जाता है बार बार? देखिए, पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, सीमाएं खुली हुई हैं, तो जब भी अवैध आव्रजन की बात आती है तो उसका सीधा असर स्थानीय संसाधनों और वोटिंग पर पड़ता है। राजनीतिक दलों के लिए यह सत्ता के संतुलन की लड़ाई है। और सत्ता के संतुलन की लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं चल रही है। हमारे पड़ोस में नेपाल में जो हुआ वो बहुत हैरान करने वाला था। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी। हाँ, ओली और रामलेखक दोनों गिरफ्तार हो गए, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है जेन जी के प्रदर्शन। मतलब नेपाल की राजनीति में तो हमेशा पुराने नेताओं का ही कब्जा रहा है। ये युवा अचानक सड़कों पर कैसे आ गए? ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक वेकअप कॉल है। नेपाल में दशकों से कुछ ही नेता सत्ता की अदला बदली कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ये जो नई पीढ़ी है जेनजी, वो फ्रस्ट्रेट हो गई है। और ये डिजिटल पीढ़ी है, ये सवाल पूछती है। बिल्कुल, वो जवाबदेही मांग रहे हैं। ये पुराने सिस्टम के खिलाफ सीधा विद्रोह है। जब सिस्टम काम नहीं करता तो युवा हस्तक्षेप करते ही है। शायद इसीलिए भारत भविष्य की नीतियां बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमारा नया जलवायु लक्ष्य, जिसे एनडीसी कहते हैं। हाँ, जो बहुत महत्वाकांक्षी है। बिल्कुल, हमने वादा किया है कि 2030 तक 60% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से पैदा करेंगे और उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाएंगे। लक्ष्य तो अच्छे हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए एक मजबूत प्रशासन चाहिए, और वहां भी काफी टकराव है, जैसे सीएपीएफ बिल पर जो ताजा विवाद चल रहा है। हाँ, दस्तावेजों में लिखा है कि विवाद इस बात पर है कि इन सुरक्षा बलों को ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज माना जाए या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए। मतलब आम इंसान को तो लगेगा कि बस शब्दों का हेरफेर है। इसका जमीनी असर क्या है? ये बिल्कुल शब्दों का खेल नहीं है। ये अधिकारियों के करियर और पैसों से जुड़ा है। ऑर्गेनाइज्ड सर्विस का दर्जा मिलने पर अधिकारियों को नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेड मिलता है, जिसे एनएफएफयू कहते हैं। जी, इसका मतलब है कि अगर प्रमोशन समय पर ना भी हो, तब भी सैलरी और रैंक के आर्थिक लाभ बैचमेट्स के बराबर बढ़ते रहते हैं। ये बलों के मनोबल के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। तो चाहे गन्ने का किसान हो, नेपाल के युवा हो या हमारे सुरक्षा बल, सबके मूल में अपने भविष्य की सुरक्षा की ही लड़ाई है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, पृथ्वी पर हम समाज, राजनीति और जलवायु की सीमाएं तय कर रहे हैं, पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जहां विज्ञान हमें पृथ्वी के बाहर ले जा रहा है। आप चंद्रमा के चट्टानों की बात कर रही हैं? हाँ, आईआईटी खड़गपुर और पीआरएल अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी से जुड़ा एक गजब का रहस्य सुलझाया है। उन्होंने चांद की टाइटेनियम युक्त बेसाल्ट चट्टानों का अध्ययन किया है। और मैं बताऊं,
ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, अंतरिक्ष के भविष्य की नींव है ये। पृथ्वी की चट्टानों में जहां सिर्फ 2% टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, वहीं चंद्रमा की इन चट्टानों में ये मात्रा 18% है। 18%? वेट, सच में? मतलब हम तो सोचते थे चांद पर सिर्फ गड्ढे और धूल है, पर वो तो एक बहुत बड़ी खदान निकला। बिल्कुल खदान है। लेकिन एक बात समझाइए, ये जो टाइटेनियम है, ये हमारे अंतरिक्ष अभियानों की दिशा कैसे बदल सकता है? इसके लिए रिपोर्ट में एक शब्द है IBC, यानी इल्मेनाइट बियरिंग क्यूमुलेट परत। ये क्या होता है? इल्मेनाइट असल में आयरन और टाइटेनियम का खनिज है। जब चांद बना था तो वो उबलते हुए मैग्मा का समुद्र था। ठंडे होने पर ये भारी खनिज नीचे बैठ गए और एक परत बन गई। बाद में ज्वालामुखी फटने से ये टाइटेनियम सतह पर आ गया। अच्छा, तो ये सतह पर आ गया, पर इससे हमें क्या फायदा? फायदा ये है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा खर्च पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके भारी सामान ले जाने में आता है। टाइटेनियम बहुत हल्का और स्टील जितना मजबूत होता है। अगर इसरो जैसी एजेंसियां चांद पर ही इस 18% टाइटेनियम को निकालकर बेस बनाने लगें, तो हमें पृथ्वी से सामान भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। इसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। ये चांद पर इंसान को बसाने की काबी है। वाह, क्या बात है। मतलब जो धातु हमें चांद पर घर बनाने में मदद करेगी, वो अरबों साल पहले मैग्मा के समुद्र में पक रही थी, खजाने की तरह। बिल्कुल। विज्ञान में धैर्य का फल बहुत मजबूत होता है। सच में। तो देखिए, आज का हमारा ये सफर कितना अद्भुत रहा। हमने शुरुआत की पश्चिम एशिया में मिसाइलों के हमलों से, फिर देखा कि कैसे हॉर्मुज के खतरनाक पानी से भारतीय जहाज सुरक्षित निकले। और कैसे मस्क की एक फोन कॉल ने कूटनीति का तरीका बदल दिया। हाँ, और हमने ये भी समझा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसी नीति कैसे गन्ने के किसानों के लिए 16,000 करोड़ के बकाये का संकट बन जाती है। कैसे 70 मिलियन वाले हवाई अड्डे और 55 किलोमीटर दूर कैथ लैब के बीच हमारा विकास फंसा हुआ है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, नेपाल के प्रदर्शन और चंद्रमा की मिट्टी से टाइटेनियम निकालने की संभावनाओं पर भी हमने चर्चा की। इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके ही हमें दुनिया की असली तस्वीर दिखती है। बिल्कुल। और एक स्मार्ट श्रोता होने का मतलब यही है कि आप सिर्फ खबरें नहीं पढ़ें, बल्कि उनके पीछे के मैकेनिज्म को समझें। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, एक तरफ एलन मस्क जैसे अरबपति राष्ट्राध्यक्षों की रणनीतिक कॉल्स में ऐसे शामिल हो रहे हैं जैसे कोई आम मीटिंग हो, और दूसरी तरफ हम चंद्रमा पर 18% टाइटेनियम खोज रहे हैं ताकि भविष्य में पृथ्वी के बाहर बस्तियां बसाई जा सकें। तो क्या हम मानव इतिहास के ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं जहां देशों की पारंपरिक सीमाएं और सरकारें इन विशाल कॉरपोरेट ताकतों और स्पेस टेक्नोलॉजी के सामने छोटी पड़ती जा रही हैं? ये सवाल तो पूरी मानव जाति के भविष्य का है। बिल्कुल। क्या भविष्य की दुनिया नक्शों और राजनेताओं से नहीं, बल्कि तकनीकी साम्राज्यों और स्पेस माइनिंग से तय होगी? सोचिएगा इस पर। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। जुड़े रहिए और दुनिया के इन उलझे हुए तारों के पीछे छिपी सच्चाई को तलाशते रहिए। जल्द मिलते हैं।